fast but clear text to speak. Hey बच्चों, स्वागत है टेक्नो मंजीत 11 पार। क्लास 6 से 10 तक पढ़ाई अब बनेगी इजी। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको टेक्नो मंजित 11 पर। तो हम आज आपको क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ आपको मैं ये क्लास करा रहा हूँ। इसे आप अपने नोट्स बुक में लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। इस चैप्टर और इसके अगला भारत में राष्ट्रवाद, यही दो चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है यूपी बोर्ड के पेपर में। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो यदि इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा हमारा वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास को। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। इसकी सबसे पहली जो हेडिंग है फ्रांस। इसकी सबसे पहले आप समझिए राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि अपने देश के प्रति प्रेम भाव को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं अपने बुक में। सबसे पहले राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति प्रेम भाव को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला जो हेडिंग है उसको लिखेंगे आप फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार किया था। फ्रांस की क्रांति के राष्ट्र विचार किया था। तो उसमें आप लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी के दौरान जब राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा, जब 19वीं सदी यानी 1800 ईस्वी में जब राष्ट्रवाद की शक्ति भरी ना, तो जिसमें यूरोप के बहुराष्ट्रीय जो वंश साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य के उदय का नेतृत्व किया। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के साथ हुई। फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। सबसे पहले जो पूरे विश्व में सबसे पहले क्रांति का शुरुआत फ्रांस में हुआ था। उस समय फ्रांस की जो राजा था उसका नाम लुई 16वें था। 1789 ईस्वी में फ्रांस में सर्वप्रथम क्रांति का उदय हुआ। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं। फ्रांस की क्रांति को यूरोप के राष्ट्रवाद की अवधारणा का जनक कहा जाता है। इसलिए क्रांति ने पूरे राजशाही आदेश का सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। फ्रांसीसी क्रांति में पितृभूमि, जो पिता लोग का भूमि था, और नागरिक जैसे विचारों के संयुक्त समुदायों के विचार पर बल दिया गया। पितृभूमि पर बल दिया गया, जैसे कि पिता का जो जमीन होगा, यदि उस पिता का 2 बेटा है तो दोनों बेटों में बराबर जमीन का बंटवारा होगा। पहले क्या होता था कि यदि एक बाप का 2 बेटा है तो उसके बड़े बेटे को उसके जायदाद पूरा मिलता था, उसके बाप को छोटे बेटों को कुछ नहीं मिलता था। तो उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। और फिर समुदायों पर विचार किया गया कि जैसे बड़े बहुसंख्यक समुदाय, फिर जाके अल्पसंख्यक समुदाय पर विचार किया गया, उस पर बल दिया गया। लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज चुना गया। फ्रांस की, जिसने पहले राष्ट्र ध्वज का स्थान ले लिया। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। अगला हेडिंग है नागरिक संहिता, नेपोलियन संहिता। यानी कि जब फ्रांस की क्रांति हो गई 1789 से 1793 का, तो उसके बाद जब सभी लोग लड़ाई कर रहे थे, तो उस बीच एक फ्रांस की नागरिक यह सोच रहा है कि सभी लोग लड़ने में व्यस्त है, यह कोई नहीं सोच रहा है कि इस अगला राजा कौन बनेगा इस देश का।
तो इसको नज़र रखते हुए फ्रांस की एक नागरिक जिसका नाम था नेपोलियन, इसने अपना एक संविधान लिखा, जिसने बोला नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता कानून की, जिसे सिविल कोड कहते हैं, लागू की, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप गौर कीजिएगा। उसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनता था, इसको हटा दिया। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य रहेगा वही राजा बनेगा। अब नागरिक संहिता ने कानून के समक्ष समानता की स्थापना की तथा संपत्ति एवं प्रशासनिक प्रभागों के आविष्कार को सुरक्षित कर दिया। नागरिक संहिता ने समानती प्रणाली, भूदास्ता एवं जागीरदारी शुल्क और समाप्त कर दिया। नागरिक संहिता द्वारा यातायात एवं संचार व्यवस्था की भी व्यापार सुधार लाया। इसने नागरिकों के जो एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाते थे, उस शुल्क को हटा दिया और जो व्यापार में यातायात के संबंधित जो समस्या थे उसको भी सुधार दिया। नेक्स्ट, हम ऐसे आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखवाए हैं, जैसे कि एक हेडिंग है, एक यह हो गया, एक यह हो गया। इसी तरह आप भी लिखिएगा, क्योंकि इस तरह बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ था? जब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण के कारण निम्नलिखित हैं, जैसे नए मध्यम वर्ग का उदय, जिसे हम पढ़ा लिखा लोग भी कहते हैं, जिसमें डॉक्टर इंजीनियर लोग रहते थे। उदारवादी विचारधारा का प्रसार, उदारवादी मतलब नए नए विचार वाले लोगों का प्रसार होने लगा। क्रांतिकारियों का उदय होने लगा। रूढ़िवादी की नई भावना और वियना की संधि हुई। रूढ़िवादी जिससे कि पुरानी जो विचारधारा रखे थे, उनकी भावनाओं में वियना संधि हुई। अब फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भी हुआ। अब कुलीन वर्ग में नया मध्यम वर्ग जो था, कुलीन और जैसे पढ़ा लिखे लोग थे मध्यम वर्ग वाले, तो इसमें जो था सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमिका मालिक जो था कुलीन वर्ग, यूरोपीय महाद्वीप के समाज का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग के लोगों और मध्यम वर्ग के लोग अस्तित्व में आए तथा कुलीन को प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जो कुलीन वर्ग को जो विशेष अधिकार जो था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। अब इसके बाद उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या था? उदारवादी का मतलब अर्थ क्या था उसको देखिए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवादी विचारधारा से अधिक जुड़े, तो उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता का अधिकार था। उसमें जब था ना कि कानून सबके लिए समान अधिकार प्राप्त किया गया, उदारवादी का अर्थ यह था। अगला जो है स्टेप, फ्रांस में वोट देने के निर्वाचित करने का अधिकार विशेष रूप से धनी वर्गों को दिया गया था। जो वोट देने का अधिकार था वो धनी लोगों के लिए था, गरीबों के लिए नहीं था। इसलिए 1834 ईस्वी में प्रजा की पहले पर एक शुल्क संघ चाल्वेरियन का गठन किया गया, जिसने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को कम कर दे। 2 कर, जिस मुद्रा पहले अधिक 30 थी, जिसको 2 कर दिया गया, जो पहले 30 से भी अधिक थी। जैसे कि 1834 में जो शुल्क संघ चाल्वेरिया का गठन किया गया था, जिसने शुल्क अवरोध समाप्त कर दिया। जब चाल्वेरिया जो शुल्क संघ था उसका गठन किया गया था 1834 में, जिसको हटाकर उसे समाप्त कर दिया गया। जहाँ पर जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्रा चलती थी, जिससे एक ही देश में प्रसा में 30 तरह की मुद्रा चलती थी, जिसको हटाकर इन्होंने 2 कर दिया। रेलवे में विस्तार हुआ, जिससे कि आर्थिक गतिशील और तीव्रता आई और आर्थिक हितों के राष्ट्रीय एकता का सहायता बनाया गया। 1815 ईस्वी के बाद
एक नया रूढ़िवाद आया, जैसे कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप सरकार रूढ़िवादी की भावना से ग्रसित थी। यूरोप शक्तियों जैसे ब्रिटेन यूरोप की जो शक्ति थी, जैसे कि ब्रिटेन था, रूस था, प्रसा था और ऑस्ट्रिया था ऑस्ट्रिया था, प्रतिनिधि के एक समझौते के लिए वियना नामक स्थान पर मुलाकात इन लोगों ने किया, जिससे कि एक वियना सम्मेलन की मेजबानी वियना सम्मेलन वो किया गया। वियना नामक स्थान पर वियना सम्मेलन किया गया, जिससे उस्मान ब्रिटेन था, रूस था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया था। अब इन लोगों ने वियना सम्मेलन की जो मेजबानी था, जो लीडर था, वो ऑस्ट्रेलिया का एक चांसलर जिसे ड्यूट मैटरनिक कहा जाता है, उन्होंने की, जिससे प्रतिनिधि के 1815 ईस्वी में वियना संधि की स्थापना किया गया। 1815 में वियना संघ की स्थापना किया गया था, 1815 में। अब वियना संधि के प्रमुख जो बिंदु थे उसको देखते हैं। वियना संधि के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। जैसे पहला फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। मतलब जो फ्रांस में क्रांति किया गया था, उस समय जो बुर्बो वंश है, लुई सुलावे बुर्बो वंश का था, उसे जो हटाया गया था उस वंश को, तो फिर जाकर सत्ता में ला दिया गया वियना संघ के बाद, जब नेपोलियन को हरा दिया गया था 1815 में। भविष्य में फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए सीमाओं पर अनेक राज्य स्थापित किए, जिससे कि जब नेपोलियन था उसके अच्छे अच्छे जब संविधान थे, तो उस समय कई देश उसके फ्रांस के अंदर जुड़ते गए, जिसको इन लोगों ने वियना संघ के माध्यम से हराकर बुर्बो वंश की स्थापना फिर किया। और जो फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए इसके हर सीमा पर एक राज्य की स्थापना किया गया। अब फ्रांस की प्रसा की जो पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए थे, तथा ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया जो था उसे उत्तर का जो नियंत्रण दे दिया गया था। अब उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का स्थापना किया गया, जैसे जिसमें बेल्जियम शामिल था। दक्षिण में पिडमांट में जेनेवा जोड़ दिया गया था। नेपोलियन द्वारा गठित जो जर्मन महासंघ के 39 राज्यों को पहले की तरह बनाया गया। जो 39 राज्य थे उसे पहले की तरह बना दिया गया। जैसे पूर्व में रूस को पोलैंड का भाग दिया गया। पूर्व में जो था रूस को, उसको पोलैंड का भाग दे दिया गया था रूस को, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक भाग दे दिया गया था। अब क्रांतिकारियों का युग कब से कब तक था? क्रांतिकारियों का युग जो 1830 से 1848 के ईस्वी में था, क्रांतियों का युग कहा जाता है। ये क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848 तक था। अब इसमें जो था यूरोप में प्रथम विद्रोह जो फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ, जुलाई क्रांति जो था 1830 में हुआ था। जुलाई क्रांति में ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह फैला, जिसने बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये एमसीक्यू वाले प्रश्न में आएंगे, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि जुलाई की क्रांति में जो ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। तो ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह फैला, जिसने बेल्जियम की जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड में अलग कर दिया गया। जो 1830 ईस्वी में क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना किया गया था। ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में शुरू हुआ और 1832 ईस्वी की कुस्तुनिया की संघ ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ग्रीस को मान्यता दी।
रोमानिया कल्पना की जो राष्ट्रीय भावना का उदय जो था उसको देखते हैं। रोमानिया का जो कल्पना थी उसकी राष्ट्रीय भावनाओं का उदय, इसमें जो था राष्ट्रवाद के विकास में युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार तथा संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें थी। और जर्मन में दार्शनिक योहान गाटफिल्डर हार्ट 1744 से 1803 ईस्वी में दावा किया कि सामान्य लोगों के बीच जर्मन की संस्कृति निहित थी। पोलैंड जो अब एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में नहीं था, संगीत और भाषा के माध्यम में राष्ट्रीयवाद महसूस कर दिया। आर्थिक मंदी क्या था? आर्थिक मंदी जैसे भूखमरी आई, कठिनाइयों और जन्म विद्रोह हुआ, जनसंख्या जो बढ़ी उसकी विद्रोह किया गया। जैसे कि 1830 के दशक में यूरोप में बड़ी आर्थिक मंदी आई, जिसने 1845 ईस्वी में सिलेसिया गांव में मजदूरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा अधिक वेतन की मांग किया गया इसमें। और 1848 ईस्वी में भोजन की कमी से बेरोजगारियों के कारण जनता पेरिस की सड़कों पर आ गई। 1848 में जो भोजन की कमी थी उसके कारण जो बेरोजगार लोग थे वो लोग, जनता जो पेरिस की थी वो सड़कों पर आ गई तथा लुई फिलिप को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। लुई फिलिप को सत्ता के हटा दिया गया, पलायन कर दिया गया। और नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्रता की घोषणा की, जिसमें 21 वर्ष के ऊपर वयस्क पुरुषों के मताधिकार प्रदान किया गया तथा काम के अधिकार को सुनिश्चित किया गया, जिससे लोगों को काम दिया गया और उसके समय का भी सुनिश्चित किया गया तथा रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कारखाने को स्थापना किया। लोगों को रोजगार दिया जा सके इसके लिए लोगों ने जैसे सरकार ने कारखाना स्थापना की। 1848 ईस्वी में उदारवादियों की क्रांति कैसे हुई? यूरोप के देशों जैसे जर्मन, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य के उदारवादियों ने संविधान की मांग को राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग के साथ जोड़ दिया। यूरोप में मध्यवर्गीय लोगों ने विद्रोह की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 1848 ईस्वी में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। यूरोप में यह मांग संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता को संघ बनाने की स्वतंत्रता पर आधारित थी। मई क्रांति क्या थी? मई क्रांति 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट संसद में भाग लेने के लिए एक जुलूस में शामिल हुआ। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई, जिसमें जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तय किया गया। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाना चाहा तो उसने उसे स्वीकार कर निर्वाचन सभा के विरोधी राजाओं का साथ दिया। और संसद के मध्य वर्ग का वर्चस्व था, जो श्रमिक और कारीगरों की मांग का विरोध करते थे। उन्हें परिणामस्वरूप इन वर्गों के उनका समर्थन खो दिया। अंत में सैनिकों ने बुलाकर विधानसभा में विस्थापित कर दिया गया था। हम इस नोट्स को बहुत ही मेहनत से लिखा हूँ। यदि आपको ये नोट्स या हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हम आगे, जिससे महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार की जो मांग थी उसको क्या था देखिए। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार की मांग की गई, जिससे महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए संगठन की स्थापना की, अखबार निकालने तथा सम्मेलन में भाग लिया और 1848 ईस्वी में रूढ़िवाद दल उदारवादी आंदोलन को दबाने के लिए सक्षम सिद्ध थे।
हैब्सबर्ग प्रमुख प्रभुत्व वाले क्षेत्रों तथा रूस में गुलामी एवं बंधुआ श्रम दोनों को समाप्त कर दिया। रूस में जो बंधुआ श्रम थे उनको समाप्त कर दिया है। अब जर्मन और इटली का निर्माण कैसे हुआ, अब इसको देखते हैं। जैसे कि पहले जो था, पहले जो यूरोप में था, ये जर्मन इटली जैसे कोई देश उस नहीं हुआ करता था। तो उसका जब निर्माण हुआ तो हम उससे आपको बताते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम जर्मन की एकीकरण बताते हैं कि जर्मन की कैसे एकीकरण हुआ था 1848 ईस्वी में। हाँ, ये प्रश्न में आता है कि जर्मन की एकीकरण तथा इटली की एकीकरण कैसे हुआ था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, तो इसे अपने याद कर लीजिएगा। 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया और ऑटो बिस्मार्क ने प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किया। बिस्मार्क ने जर्मन के एकीकरण में विशेष योगदान दिया था, इसने ही नेतृत्व किया। अब फ्रांस और प्रशा के युद्ध ने जर्मन के एकीकरण के स्वप्न को पूरा किया है और बिस्मार्क को राष्ट्रीय एकीकरण का जनक कहा गया है। और बिस्मार्क ने लौ एवं रक्त नीति को अपनाया, इसे खून का नीति अपनाया द्वारा जर्मन के एकीकरण को सफलता बना दिया। और जर्मन के एकीकरण के समय निम्नलिखित घटनाएं हुई, जैसे कि 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस से हुई युद्धों में प्रशा की जीत के साथ एकीकरण की प्रक्रिया हुई। 7 वर्ष में बिस्मार्क ने जर्मन के एकीकरण किया था। इसने 7 वर्ष में 3 युद्ध किए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से किया, डेनमार्क से किया, फ्रांस से हुआ। इस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण की सफल हो गया। अब 18 जनवरी 1871 में प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक की वर्साई के महल में हुई, जिसने काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई, जिसमें विलियम प्रथम सम्राट बना। अब इटली का एकीकरण क्या था, इटली के एकीकरण कैसे हुआ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न में आता है। जैसे कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था, इसे वर्णन करके बताइए, ये लगभग 6 नंबर के प्रश्न में आ सकता है। जैसे कि 19वीं शताब्दी के मध्य इटली को 7 राज्यों में विभाजित किया गया था। इनमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया पिडमांट को ही एक इतालवी राजघरानों का द्वारा शासित किया गया था। इटली के एकीकरण में शामिल प्रसिद्ध व्यक्ति जूसेप मैस्नी या काउंट कैमिलो डी कापुर, ज्यूसेप गैरिबाल्डी, ये लोग इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाए थे। अब एकीकरण के समय जो घटना इसमें जो घटी थी इटली के एकीकरण में, उसे देख लेते हैं। संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी। सेना ने दक्षिण इटली को 2 सिसिलियों के राज्य को प्रवेश किया और स्पेनिश किसानों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय किसानों द्वारा समर्थन जीतने की सफल रही। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकरण इटली का राजा घोषित किया गया। टस्कानी, मोडेना, फर्मा और पोप के राज्यों के सार्डिनिया के साथ हाथ मिला दिया। रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण 1871 में किया गया। ग्रेट ब्रिटेन का विकास 18वीं सदी के पहले जो कोई ब्रिटिश राष्ट्र नहीं था, तो ब्रिटिश वेल्स, स्कॉटलैंड का आयरिश लोगों की पहचान निर्धारित की। इंग्लैंड में लंबे समय से चल रहे राजतंत्र को 1688 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में जो लंबे समय से चल रहा था राजतंत्र, उसको 1688 में समाप्त कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्र राज्य का
निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड ब्रिटेन का विकास था, इसको आप याद कर लीजिए। मैं ये दावा के साथ कहता हूँ ये प्रश्न इस बार जरूर आएगा। अब यूनाइटेड किंगडम स्कॉटलैंड का विलय क्या था? इंग्लैंड में स्कॉटलैंड के बीच 1707 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। आयरलैंड का विलयन आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्ट में विभाजित था। अंग्रेजों ने कैथोलिक देशों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रोटेस्टेंटों का समर्थन किया तथा कैथोलिक के विद्रोह का दावा दिया। वोल्फटोन यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 ईस्वी के नेतृत्व में हुई असफल विद्रोह के बाद आयरलैंड को 1801 ईस्वी में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों के ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को बढ़ावा दिया। राष्ट्र की जो दृष्टि कल्पना थी उसको देखते हैं। राष्ट्र की दृष्टि कल्पना कैसा था? 18वीं से 19वीं शताब्दी में राष्ट्र के मानवीकरण के लिए एक रास्ता निकाला गया, जिसमें राष्ट्र को महिला के रूप में चित्रित किया। महिला का रूप राष्ट्र का रूप बन गया। फ्रांस की जो महिला रूप थी वो मरियान और जर्मन की जर्मेनिया। ये इम्पोर्टेंट है, ये MCQ में आता है कि फ्रांस की जो महिला रूपक थी वो क्या था? मरियान था। और जर्मन की वो जर्मेनिया। राष्ट्र की और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद इसमें जो था 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवाद अपने आदर्शवादी उत्तरवादी का जनतांत्रिक सहभाग को बनाए रखने में असफल रहा। राष्ट्रवादी समूह तेजी से असहिष्णु बन गया और युद्ध शुरू करने के लिए तैयार हो गए लोग। बाल्कन यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव। बाल्कन भौगोलिक और राजनीतिक भिन्नता का एक क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानी, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो शामिल थे, जिनके निवासी को स्लाव के रूप में जाना जाता था। बाल्कन तुर्क साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन तीव्र संघर्ष का क्षेत्र बन गया था, क्योंकि रूस, जर्मन, इंग्लैंड आदि बाल्कन के ऊपर अन्य शक्तियों को कम करके अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। तो यहाँ आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो ऐसे हम इस नोट्स को बहुत ही मेहनत से टाइप करके हमने इसको लिखा था। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बुलाना भूलिएगा, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है।